बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सलाम अलैकुम। मैं हूँ साजिद रिज़वी, आप तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ आपके बेहद ही पसंदीदा प्रोग्राम मेरी कहानी मेरी ज़बानी साजिद रिज़वी के साथ। जी हाँ नाज़रीन, आप तमाम नाज़रीन जानते हैं कि जब भी हम इस प्रोग्राम में हाज़िर होते हैं एक ऐसी हस्ती से आप तमाम नाज़रीन की मुलाकात कराते हैं जिनकी कहानी, जिनकी ज़िंदगी को देखने के बाद आप कहेंगे कि इंसान यकीनन अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ ठान लेता है तो उसे कर कर दिखाता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी होता है कि उसका इरादा मज़बूत हो। हम एक ऐसी हस्ती से आज आपकी मुलाकात करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आइए उनके बारे में कुछ देखते हैं। चैनल विन के प्रोग्राम मेरी कहानी मेरी ज़बानी में आज हम आपकी एक ऐसी हस्ती से मुलाकात करवाएंगे जिनकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव बहुत आए, लेकिन कभी भी हार ना मानी। हर किसी के रास्ते में मुश्किलें आती हैं, पर कोई मंजिल तक पहुंचने के लिए इन मुश्किलों को सीढ़ियां बना लेता है, तो कोई इन मुश्किलों को चट्टान समझकर पीछे हट जाता है। हम बात कर रहे हैं आईपीएस ऑफिसर कैसर खालिद। कैसर खालिद एक पब्लिक स्पीकर, एक राइटर और एक बेहतरीन शायर भी हैं। आदमी कम से कम आदमी तो रहे। ये है दौरे हवस, लेकिन ऐसा भी क्या, आदमी कम से कम आदमी तो रहे। अपनी शायरी से लोगों का दिल जीत लेते हैं। कैसर खालिद साहब को कई अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। कैसर खालिद बिहार के अररिया के रहने वाले हैं। पहले कुछ नहीं थे और अब बहुत कुछ है। उनकी मेहनत ने लोगों के दिल में जगह बनाई। आज जहां भी जाते हैं लोग मिलने की ख्वाहिश करते हैं। तो आइए आज प्रोग्राम में उनकी ज़बानी, उनकी ज़िंदगी के बारे में सुनते हैं। आईपीएस कैसर खालिद। तो जी हाँ नाज़रीन, आपने उनके बारे में देखा, लेकिन एक बहुत ही अच्छा शेर है जो मुझे ख़ुद भी बहुत पसंद है। आप जान चुके हैं वो बेहतरीन शायर भी हैं। और मायूस हो के जहद मुसलसल न छोड़ना, मायूस हो के जहद मुसलसल न छोड़ना, ज़ख्मों के बाद हाथों में गौहर भी आएंगे। जी हाँ, आइए हम शो पर इस्तकबाल करते हैं जनाब कैसर खालिद साहब का, जो आईपीएस ऑफिसर हैं। अस्सलाम अलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। और आज मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी ज़िंदगी के ऊपर अगर हम लोग गौर व फिक्र करेंगे तो काफ़ी कुछ हमारे नाजरीन को सीखने को मिल सकता है। ज़रा नवाज़ी कि आपने मुझे इस लायक समझा है। ज़िंदगी का जो सफ़र है वो बहुत उतार चढ़ाव का सफ़र होता है अमूमन जी। और मैं समझता हूँ कि जैसे कि मुनीर नियाज़ी का एक शेर है कि सोचता हूँ मैं मुनीर उम्र के अंजाम पर एक ऐसी ज़िंदगी जो इस तरह मुश्किल ना हो। वाह वाह। सोचता हूँ मैं मुनीर इस उम्र के अंजाम पर एक ऐसी ज़िंदगी जो इस तरह मुश्किल ना हो। तो अक्सर ज़िंदगी जो होती है वो लोगों की मुश्किलात से गुज़रती है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि वो किसी शख्स को जिस मुकाम पर देखते हैं वो मुकाम उनको यूं ही मिल गया है जी। और फितरी तौर से मिल गया है। यकीनन चंद ऐसे खुशनसीब होते होंगे जो उस मुकाम पे पहुंच जाते हैं ज़्यादा कुछ स्ट्रगल के बिना, लेकिन ज़्यादातर लोगों को जो तजुर्बा है वो ये है कि सर्दी गर्मी धूप छाँव सारी चीज़ें ज़िंदगी में शामिल हैं। जी सर, एक बहुत अच्छी बात जो आपकी ये लगती है, अगर मैं सोशल मीडिया की ख़ास कर बात करूं तो देखने को ये होता है कि एक पुलिस वाले की ज़िंदगी, एक आईपीएस ऑफिसर की ज़िंदगी बहुत ड्राई ऐसा हम लोग समझते हैं। लेकिन आपके जो फॉलोअर्स हैं, जो आपको लव करते हैं, जो आप पे मोहब्बत निछावर करते हैं, वो मालूम होता है कि सोशल रिलेशनशिप जो आपने बिल्ड किया है वो बहुत अजीम है। ये कैसे आपने चेंज किया सर? बचपन से ही इस तरह से रहा आपका इन्वॉल्वमेंट? मैं ये समझता हूँ कि जैसा कि मेरा शेर भी है कि यह है दौरे हवस लेकिन ऐसा भी क्या, यह है दौरे हवस लेकिन ऐसा भी क्या, आदमी कम से कम आदमी तो रहे। जी। तो आप ज़िंदगी में किसी मुकाम पर पहुंच जाइए, आपके अंदर की जो इंसानियत है वो कभी मरनी नहीं चाहिए और आपका जो अना है वो इतना बड़ा नहीं होना चाहिए और वो इस सूरत में पेश नहीं आनी चाहिए कि आप लोगों से कट जाएं, आप समाज से कट जाएं। समाज दरअसल मिट्टी है, ये वो खेत है जिसमें कि आप जैसा कोई पौधा उगा है। तनावर से तनावर दरख्त हो, अगर मिट्टी निकाल दी जाए तो वो सूख जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो समाज वो मिट्टी है जिसमें हम लोग फलते फूलते हैं। तो मैंने हमेशा इस बात को तरजीह दी है। तो मेरी ज़िंदगी के उसूलों में ये चीज़ है कि समाज से हमने इतना कुछ लिया हुआ है
तो हमें किसी न किसी सूरत में उसका कुछ ना कुछ हिस्सा ज़रूर वापस करना समाज को चाहिए, लौटाना चाहिए। बिल्कुल लौटाना चाहिए। और अपनी ज़िंदगी में अपने जैसे 100,000 10,000 लोगों को ज़रूर तैयार करना चाहिए, ताकि जिस वक्त हमारी आंखें बंद हो, मौत तो अटल है, हर शख्स को आनी है, बेशक बेशक। तो आप एक सुकून से, एक सेटिस्फेक्शन के जज्बे से आप अपने अगले सफ़र की तरफ कूच करें, और उस वक्त आपको नदामत और परेशानी और शर्मिंदगी ना हो ना। कि यार मेरे पास मौका तो था लेकिन मैंने उसको सिर्फ अपने ऊपर लगा दिया, जी। और मैंने औरों के लिए, जिसको आप कहते हैं कि एक अल्लाह का हक़ होता है, एक समाज का हक़ होता है, जी। तो समाज का हक़ मैंने अदा नहीं किया। इंसानी हुकूक को, मतलब इस तरह से। बिल्कुल। देखिए सर, जो आपकी सोच है ये लोगों को बहुत अच्छी लगती है, और मतलब जब कोई ओहदे पे, कोई मकाम पे एक इंसान होता है, एक हस्ती होती है, जब वो इस तरह से सोशल रिलेशनशिप, इंसानी हुकूक को बात करती है, तो लोग और ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं। लेकिन जानना चाहते हैं आपके बारे में भी हमारे नाजरीन, क्योंकि जो सर दौर था 80s और 90s का जो दौर था, वो काफ़ी मुश्किलों भरा दौर था। जिस हालात में आपने पढ़ाई किया था बहुत कम लोग जानते हैं, तो हम चाहते हैं कि उस दौर के बारे में बताएं, कैसे आपने सफ़र शुरू किया था। बल्कि मेरे जैसे बूढ़े ऑफिसर के लिए आप 70 का भी दौर ले लीजिए जी, अच्छा। क्योंकि ये तो क्योंकि मेरी पढ़ाई की शुरुआत 75 या 76 में, जहाँ तक मुझे याद है, हो गई थी। और माशाल्लाह बहुत यंग दिखते हैं। अल्लाह का एहसान है, 77 में मैं मेरे ख्याल से पहली क्लास में जा चुका था। जी। वो एक ऐसा दौर था जब तालीम जो है वो बहुत, आप ये समझिए कि ज़रूरी चीज़ नहीं समझी जाती थी। देहातों में थोड़ा बहुत आदमी पढ़ लेता था, हिसाब किताब जान लेता था, और बुनियादी तौर से सपने जो लोगों के होते थे वो बड़े छोटे हुआ करते थे। जी। ज़मींदार का बच्चा ज़मींदारी करेगा, या वहीं उसी इलाके में ना पढ़ लिख करके कहीं नौकरी में लग जाएगा, कहीं टीचर बन जाएगा, कहीं ज़्यादा से ज़्यादा जो आदमी सोच सकता था कि डॉक्टर या इंजीनियर बन जाएगा, और अपना मतलब या कहीं सरकारी नौकरी में लग जाएगा। तो ऐसा नहीं कि इन नौकरियों में कोई ऐब है, मैं इनको अच्छी नौकरियां समझता हूँ और समाज के लिए ज़रूरी समझता हूँ, लेकिन यही सपने हुआ करते थे लोगों के, एक महदूद सपने एक हुए। महदूद सपना था। और फिर मुझे मुनीर नियाज़ी याद आते हैं कि सपने की भी एक हद थी आखिर, सपना आगे जाता कैसे। तो एक हद थी जिसमें लोग सपने देखते थे, और ज़रूर बात क्या थी कि उस माशरे में, उस समाज में ये समझते थे कि शायद ये नामुमकिनात में से है कि गांव का कोई आदमी, देहात का कोई आदमी पढ़ लिख कर मेहनत से, अपनी मेहनत से और लोगों की दुआओं से और अल्लाह की रहमत से वहाँ पे भी पहुँच सकता है जहाँ वो औरों के लिए एक रोल मॉडल बन जाए। बड़ा मुश्किल सफ़र लगता था उस ज़माने में। बिल्कुल, मतलब अब तो खैर हालात काफ़ी हद तक बदल गए, और चूँकि जब हम लोग निकल गए तो फिर वो एक क्या होता है कि पहले शख्स को ना दरवाज़ा खोलना होता है जी। और आप देखिएगा कि नदी का, या जब पानी, जैसे बरसात में आप देखेंगे ना, पानी जब बहता है तो पहली बारिश का पानी बहुत गदला होता है, क्योंकि वो अपने साथ सारा कूड़ा करकट गंदगी को ना साफ करते हुए वो लेके जाता है ना, धक्का मारते हुए और टकराते हुए रास्ता बनाते हुए जाता है, और धीरे धीरे फिर जो है वो रास्ता आसान होता जाता है। तो बस ये समझिए कि हम 70 में या 80 में जब हम स्कूल या हाई स्कूल में थे, फिर कॉलेज में गए, तो वो एक दौर ऐसा था कि जिसमें हमारे सामने कोई रास्ता बताने वाला नहीं था, किसी ने के लिए नहीं था। किसी ने वो सफ़र ही नहीं किया था तय। तो उस वजह से ये कि एग्ज़ाम के लिए ऐसे पढ़ना है, ये इस काम के लिए ऐसी तैयारी करनी है, ये किताबें पढ़नी हैं, इनसे कांटेक्ट करना है, इनसे कंसल्ट करना है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसका पैटर्न ऐसा है, इतनी मेहनत लगती है, इसमें ये किताबें पढ़नी चाहिए, इसमें ऐसी तैयारी करनी चाहिए, ये हमें कोई बताने वाला ही नहीं था। और इंटरनेट भी नहीं था। इंटरनेट का तो खैर सवाल ही नहीं था, मोबाइल तो नहीं थे। मुश्किल रहा होगा। आप ताज्जुब में नहीं पड़िए कि मैं उस माहौल से आया हूँ जहाँ के बिजली जो है वो पहुँची हमारे गांव में, मैं समझता हूँ कि 2000 वगैरह के आसपास आई होगी जी। और रोड जब प्राइम मिनिस्टर ग्राम सड़क योजना आई तो उसमें रोड बनी है, और टेलीफोन तो मुझे नहीं लगता कि, मोबाइल तो खैर आ गए देहातों में अब, लेकिन लैंडलाइन वाले टेलीफोन अगर आप कहें तो मेरे गांव में आज भी नहीं है। आज भी नहीं सर्विस पहुंच पाई। नहीं, आज भी सर्विस नहीं है। अच्छा। तो ये तो हालात हैं, और खैर अब मोबाइल आ गया है तो लोगों को इतनी ज़रूरत भी नहीं, अब वो सहूलत महसूस हो गई। ये गाँव से कोई भी आदमी ना कभी भी फ़ोन करता है, बल्कि अब तो चूँकि हमारा नंबर बहुत सारे लोगों के पास दस्तयाब है, तो अक्सर हिंदुस्तान के अलग अलग के इलाक़ों से मुझे फ़ोन आते हैं
तो मैं पूछता हूँ कोई काम है, नहीं वो फेसबुक पे आपका नंबर मिला था इसलिए सोचा ट्राई कर लेते हैं। सही है कि गलत है? चलिए अच्छा है। नहीं, ये एक्चुअली क्या होता है ना सर, जिस तरह से आपने रिलेशन बिल्ड किया है सोसाइटी में, तो लोग इतना फ्री हैं और इतना खुशी महसूस करते हैं आपसे मुलाकात करके, बात करके, तो अच्छा लगता है क्योंकि आप वो बैकग्राउंड से आए हैं। तो सर जैसा आपने बताया कि उस वक्त फैसिलिटी नहीं थी, तो आपने किस तरह से अरेंज किया सारी बुक्स और सारी एजुकेशन की तैयारी करना, मतलब पढ़ाई करना, सीढ़ियाँ चढ़ना, मकाम हासिल करना, एक के बाद एक मुश्किलों का सामना करना, क्या दौर था वो? मैं ये समझता हूँ कि जब बहुत रिसोर्सलेसनेस का दौर होता है तो उसी में से हालात पैदा हो जाते हैं आपकी बेहतरी के भी। अब जब 70s 80s का दौर में देखता हूँ, अपने गांव को देखता हूँ, तो अब वहाँ पे ना कोई अखबार आता था, ना कोर्स के अलावा किताबें हुआ करती थी जी, तो और ना माहौल था इतना ज़्यादा। माहौल तो खैर था ही नहीं। हाँ, वो आज भी थोड़ा बहुत गांव की तरफ हाँ, कम है। मतलब जो कि सपने छोटे हैं। सपने छोटे। हाँ, तो इसीलिए जब आपके सामने एक बड़ा नस्बुलैन होता है तो आप उसकी जद्दोजहद में लग जाते हैं, लेकिन नस्बुलैन ही अगर आपका बहुत छोटा सा हो तो फिर आप ज़्यादा मेहनत भी नहीं करते जी। तो फिर उसका रास्ता क्या निकला कि हमारे घर में जो बुज़ुर्ग थे उनको मैगज़ीन्स पढ़ने की आदत थी, नॉवेल्स पढ़ने की आदत थी। तो हिंदी उर्दू के बहुत सारी नॉवेल्स वो लाते थे, मैगज़ीन्स लाते थे, तो मैं उन तमाम मैगज़ीन्स को ज़रा नज़र बचा के ही पढ़ जाता था जी। उसमें कुछ फिल्मी मैगज़ीन होती थी, कुछ अफसानों की मैगज़ीन्स होती थी, कुछ मजहबी हुआ करती थी, कुछ क्राइम की हुआ करती थी। अलगज़ के जो सामने मिला वो मैंने पढ़ लिया। तो मैंने अक्सर ये कहा है कि उस वक्त की पढ़ाई में इन चीज़ों को पढ़ने से क्या होता था कि आपके सामने कोई उसका मिसदाक नहीं होता था, मतलब वो चीज़ होगी कैसे हो। हाँ, अगर अभी आप मुझे हीथ्रो एयरपोर्ट के बारे में कहें तो मैं इमीडिएट गूगल पे सर्च कर सकता हूँ, मैं फ़ोटो देख सकता हूँ, उसकी वीडियोस देख सकता हूँ। लेकिन 70s या 80s में अगर आप हीथ्रो एयरपोर्ट मुझे बताते तो मैं सिर्फ उसका इमेजिनेशन कर सकते, हाँ, विजुलाइज आँख बंद करके मैं कर सकता, ऐसा होगा वैसा होगा। तो उससे क्या होता है कि आपको एक फैकल्टी डेवलप हो जाती है कि किसी चीज़ को आप विजुलाइज कर सकते हैं। अच्छा, आपका थिंकिंग पैटर्न स्ट्रांग होने लगता है, और आप चीज़ों को ना, मतलब एक मूविंग फिल्म आपके नज़रों के सामने आती है। तो उस ज़माने में आप सोचिए कि अगर एक छोटा बच्चा इब्न सफ़ी के जासूसी नावल पढ़ने लगे या एम राहत की दास्तानें पढ़ने लगे या तिलिस्मे होशरुबा या दास्तान ये सब तो लोगों के नाम भी नहीं है, अलिफ लैला तो खैर लोगों को पता ही है या हमजाद की कहानी, इन तमाम चीज़ों को पढ़ने का नतीजा ये होता था कि एक तो आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग हो जाती थी, लफ्ज़ियात जो है वो आपके काबू में आ जाते थे, जहन में आ जाते थे। फिर दूसरी जो चीज़ होती थी वो ये होती थी कि आप उस चीज़ का तस्वुर अपने जहन में लाने लगते थे। तो एक फ़िल्म आपके सामने चलती है और आप उसको समझते हैं। जैसे आप एम राहत की दास्तानें पढ़ लीजिए, तो कभी तो वो अफ़गानिस्तान में होंगी, कभी वो पेरिस में होंगी, कभी कहीं होंगी, तो आप उस चीज़ का तस्वुर नहीं कर सकते कि ये इतनी तेज़ी से चीज़ें कैसे शिफ्ट हो रही हैं। तो फिर ये इब्न सफ़ी को पढ़ लीजिए, तो तब तो हमने पिस्तौल भी नहीं देखी थी जी। अब जासूसी नावल है, उसमें पिस्तौल चलती है, उसमें मशीन गन होता है, उसमें कोई कहानी अफ्रीका की है, कोई जंजबार की है, कोई कहीं की है, कोई मरीख की है, मरकरी पे चला गया। इन तमाम चीज़ों ने सोचना सिखाया। और जब आपकी ये इमेजिनेशन आने लगे ना, तो क्या होता है कि जहन में ये ख्याल भी पैदा करते जाता है। तो एक एतबार से ये हो जाता है कि आपको ना फिर तख़य्युल जो होता है, आपकी जो इमेजिनेशन होती है उसको परवाज़ मिलती है और वो बहुत वाइड हो जाती है, वसी हो जाती है। तो ये क्या होता है कि जो आपके सपने होते हैं ना, उनको महमज लगाता है, उनको एक आप ये कहिए कि एक पुश देता है। हाँ, और फिर आपको रोकना मुमकिन नहीं होता है। तो आप तमाम चीज़ों को क्वेश्चन करते हैं, ऐसा ही क्यों है, ऐसा ही क्यों करना है, इसी रास्ते पे क्यों चलना है, यूं ही क्यों पढ़ना है। क्योंकि क्या है कि आप हर चीज़ को क्वेश्चन कीजिएगा। वो तो बहुत बाद में जाके मुझे पता चला कि ये इंसान की ज़िंदगी जो उसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है ना, और उसकी डेवलपमेंट एज ए पर्सनालिटी है, उसमें ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, बुनियादी कदर है कि आप हर चीज़ को क्वेश्चन करें और आपके उसके बेसिस ऑफ आर्गूमेंट को, बेसिस ऑफ कंक्लूशन को डिस्कवर करें और तब जाके आप उस बात को माने। मज़हब भी यही सिखाता है, अक्ल भी यही सिखाती है, हिकमत भी यही सिखाती है। बल्कि मैं तमाम स्टूडेंट से कहना चाहूँगा, या जो लोग भी इस इंटरव्यू को कभी देखेंगे,
कि आपके सामने जब भी कोई बात आती है, अगर आपके पास मौका हो तो हमेशा उसकी तह में जाने की कोशिश करें। आप जब बात को एक बार समझ लेंगे तो आप फिर उस चीज़ पे अडिग रहेंगे, वो बात आप अपना लेंगे अपनी ज़िंदगी में। और किसी के कहे से अगर आप करेंगे तो तमाम उम्र आप तोते की तरह रहेंगे जी। मिठू सलाम करो, वो ऐसा बोलते रहेंगे, लेकिन मिठू ने सलाम क्यों करना चाहिए ये आपको कभी पता ही नहीं चलेगा। आई होप कि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो आपकी बातें बहुत गौर से सुन रहे हैं और बहुत उन्हें मज़ा आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी से काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। जैसा आपने बताया कि वो जो दौर था उसमें आप नॉवेल्स पढ़ते थे और मतलब किताबें पढ़ते थे, ऐसी किताबें पढ़ते थे जिसने आपके सोचने की सलाहियत को और ज़्यादा वसी कर दिया। सवाल एक यहाँ पे करना चाहूँगा कि आपको ऐसा कब महसूस हुआ, कब ये जाके अंदर से आवाज़ आई कि आपको UPSC की तैयारी करना चाहिए? कई चीज़ें हो गई जी। एक तो मैं समाज में बहुत ज़्यादा नाबराबरी को देखता था, और जो फ्यूडल सोसाइटी होती है उसमें जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो बड़ा अनइवन अनइक्वल होता है। और बिहार की उस वक्त की जो सोसाइटी थी उसमें फ्यूडल एलिमेंट काफ़ी डोमिनेंट था। ज़मींदार हुआ करते थे, छोटे किसान हुआ करते थे, कुछ मिडिल लेवल के किसान हुआ करते थे। हो चुके मेरा ताल्लुक़ एक ज़मींदार घराने से है, तो मैंने उस चीज़ को बहुत नज़दीक से देखा। दूसरा जो चीज़ मैंने वहाँ महसूस की वो ये है कि देहातों में क्रेडिट अवेलेबिलिटी एक बड़ा मसला थी। पैसे लोगों को मिल नहीं सकते थे, बैंकिंग नहीं था, NBFCs नहीं हुआ करती थी, तो उस वजह से लोग महाजन से जाकर सूद पे कर्ज लेते थे। अब उसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, कम से कम 5% पर मंथ, और वो कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ करता था। तो मैंने बहुत सारे किसानों को बर्बाद होते देखा, उनकी ज़मीनें महाजनों ने हड़प कर ली, उनके मवेशी खोल के लेकर चले गए, उनके घर पे जाकर उनको बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया गया। इसके अलावा जो पावर प्ले है ना देहात में भी, वो पावरफुल जो है वो पावरलेस को बहुत आसानी से दबा देता है। तो ये जुल्म और नाइंसाफ़ी को मैंने महसूस किया, और मैं हमेशा ये सोचता था कि इसका मदावा क्या है, इसको रिड्रेस कैसे किया जाएगा जी। तो इस चीज़ को हमने महसूस किया कि जो गवर्नमेंट के हायर फंक्शनरीज है ना, उनके पास वो पावर होती है कि वो इन चीज़ों को रिड्रेस कर सके। फिर मैं चौथी क्लास में रहूँगा कि एक हमारे तब दररिया सब डिवीज़न हुआ करता था जो हमारा शहर था। हमारे स्कूल में वहाँ के SDO साहब आए, जिसको यहाँ महाराष्ट्र में SDM कहते हैं। वो डायरेक्ट IAS ऑफिसर थे, मतलब जस्ट उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी, फर्स्ट पोस्टिंग थी। चौहान साहब मुझे याद है। तो हमारा तो स्कूल कच्चा स्कूल था, मतलब वो अब ये कहिए कि घास का होता है ना, जिसकी छत घास की होती है और दीवारें जो हैं वो मिट्टी की होती हैं, ऐसा स्कूल हुआ करता था। जैसे आज भी प्राइमरी शिक्षा विद्यालय जो गांव वगैरह में खुले होते हैं छोटे छोटे, अब तो खैर काफ़ी अच्छा हो गया। तो बिहार में मैं देखता हूँ कि शायद ही कोई स्कूल बचा होगा जो पक्का नहीं है। तो आपने ऐसे स्कूल में पढ़ाई की? हाँ, हमारी पढ़ाई इसी स्कूल में हुई है। तो उन्होंने हमारे स्कूल के सामने एक आम का बड़ा पेड़ हुआ, जहाँ पे बेंच भी नहीं होती थी पहले के स्कूलों में। मैंने कई जगह पे कहा है कि चौथी क्लास तक हम लोग ज़मीन पे बैठते थे। हाँ, और वो जो कि खुद ले जाना पड़ता रहा होगा पहले। हाँ, बोरी, वो चाहे आपके सीमेंट वाली हो या चीनी की हो, चावल की हो। सर बैग का क्या है? हमने सुना है कि पहले के लोग बैग का तो कोई सवाल ही नहीं था। हम इतनी किताबें ऐसे बगल में दबा के ले जाते थे। अच्छा, बल्कि मैंने कहीं जिक्र भी इसका किया कि झोला वगैरह भी ऐसा सुना कि पहले के झोला था, वो झोला वाला होता नहीं था, पैसे किसके पास से झोला लेने के लिए। अच्छा, अब ये समझिए कि हमारा पूरा क्लास जो है वो ये जूट का जो बैग होता है ना, उस पर बैठा करता था। मेरी क्लासमेट थी, एक लड़की थी अफसाना, तो उसके पास कपड़े का मैट था। हाँ। वो हमारे एक टीचर थे, उनकी भांजी थी जी। तो वो मुझे बैठने के लिए, मुझे बड़ा था ना, 2 आदमी बैठ सकते थे जी। तो बैठने के लिए वो मुझे मौका देती थी कि तुम इधर बैठ जाओ, इधर मैं बैठ जाती हूँ। हाफ हम शेयर करते थे। अब मैंने पहली बार इंसानी जहन में जो जेलसी होती है ना, हसद, उस जज्बे को महसूस किया कि हमारे बाकी जो क्लासमेट थे वो उसके बाद जो मेरे को गाली देते रहते थे। और कि इन्होंने उसको बैठने की जगह दिया है। तो एक माहौल वहाँ पे इस किस्म का था ना कि पढ़ाई से लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं वाबस्ता थी।
एक ऐसा भी होता था कि घर से भगाए जा रहे हैं, स्कूल जाना है, फिर बस और कुछ नहीं। वही बच्चा उसको स्कूल जाना ही जाना है, वो उसकी जिम्मेदारी है, ड्यूटी है। लेकिन उसकी वजह से ज़िंदगी में कोई काया पलट हो जाएगी, कोई बेहतर मुस्तकबल हो सकता है, एक फ्यूचर आपका इंतज़ार कर रहा है और आपको वहाँ तक पहुँचना है, और एक बहुत खुशाइंद फ्यूचर, एक बहुत ब्राइट फ्यूचर आपके लिए है। ऐसी कोई सेंस लोगों में हुआ नहीं करती थी। मैंने बहुत कम लोगों में उस सेंस को देखा, और आज जब मैं पलट के देखता हूँ तो ज़्यादातर जो हमारे क्लास के स्टूडेंट थे वो खेती कर रहे हैं, छोटा मोटा कोई काम धंधा कर रहे हैं। हत्ता कि हाई स्कूल में भी जो मेरे क्लासमेट्स थे उसमें एक दो को छोड़ करके शायद ही कोई ज़िंदगी में कोई बहुत अच्छा काम कर पाया। तो मुझे अफसोस भी होता है, मैं जब दूसरे अच्छे स्कूल के स्टूडेंट को देखता हूँ, उनके फ्रेंड सर्किल को देखता हूँ, या उन स्कूल के एलमनी को देखता हूँ मैं, तो मुझे इस बात का शिद्दत से एहसास होता है कि शायद हम में से बहुतों में वो पोटेंशियल था कि अगर हमें मौका मिलता और हम कोशिश करते, हम सिंसियर होते, तो हम इससे बेहतर एक मुस्तकबिल अपना क्रिएट कर सकते थे, और शायद हम उस जगह पे होते जहाँ पे पहुँचने की हमारे अंदर पोटेंशियल थी। हाँ, किसी को सपोर्ट नहीं मिला, किसी के अंदर वो जज्बा नहीं था, कुछ कमी आ गई थी। लेकिन सर आपने किस तरह से जज्बे को बरकरार रखा, सवाल ये है, क्योंकि जहाँ पे जैसा आप बता रहे हैं नाजरीन के अगर ज़मीन पे बैठकर पढ़ाई करना और फिर जो है आगे बढ़ना, यहाँ IPS ऑफिसर तक पोस्ट हासिल करना, ये एक बड़ा कमाल है। तो कैसे आपने अपने जज्बे को और अपने ड्रीम को मतलब कंटिन्यूसली फोकस आपने बनाए रखा? मोटिवेशन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि वो चीज़ें जो आपको इंस्पायर करती हैं आप उससे अपना कनेक्ट बनाए रखिए। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है पढ़ाई, स्टडी। मतलब इन पढ़ाई में आपका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, जहाँ जैसा कि मैंने नेट पे देखा है। अल्लाह का शुक्र है। हाँ। ना सिर्फ कि पढ़ाई आपके कोर्स की, बल्कि उन चीज़ों की जिसमें ऐसी कहानियाँ आती हैं, जैसे ऐसी चीज़ें होती हैं। अब आप देखिए कि इवन एक क्राइम की कोई स्टोरी आप पढ़ लीजिए जी। उस ज़माने में मनोहर कहानियाँ या सत्य कथा, इस किस्म की कई पीरियडिकल्स आते थे, मैगजीन्स आया करते थे। अब उसमें ठीक है कहानी जैसी भी हो और जितनी भी भयानक हो, लेकिन उसमें एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा, उसकी तस्वीर आएगी, वो यूनिफॉर्म वगैरह में होगा, कैप वैप लगा के होगा, नाम नीचे लिखा होगा। तो होता क्या है कि मर्ज़ कितना भी बड़ा हो ना, तो उसका इलाज करने वाला कोई ना कोई डॉक्टर ज़रूर होता है जी। तो जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने वाला कोई शख्स होता है। तो अब ये डिसाइड मुझे करना है कि वेदर आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट प्रॉब्लम और पार्ट ऑफ दैट सोल्यूशन, ये तो मुझे डिसाइड करना है। राइट, ये तो मेरे हाथ में है। मेरे हाथ में है ना। तो और मैंने कई चीज़ें देखी, जैसे मैंने कहीं इसका जिक्र भी किया है कि हमारे रिश्तेदार थे जी, उनके चचा जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। अच्छा। मरहूम जमीलुर रहमान साहब, वो मेरा रूममेट हुआ करता था पटना में। जब मैंने हॉस्टल खाली कर दिया और दूसरा हॉस्टल मुझे मिला नहीं, तो मैं कुछ अरसे तक एक लॉज में रहता था। अच्छा। अब हमारे इलाके के लोगों की एक आदत थी, अच्छी कहें बुरी कहें, कि शाम को ना एक ग्रुप बना के निकलते थे और रूम टू रूम जाके लोगों से मुलाकात करेंगे। मतलब 3 साढ़े 3 बजे निकल गए और शाम के 7-8 बजे तक ऐसे ही 10, 20, 50 लोगों से मुलाकात करके उसका खाना खा के अपने लॉज में वापस चले गए। अच्छा। तो ये मैं इसलिए ये जिक्र कर रहा हूँ, मैंने ये जिक्र इसके पहले कभी किया नहीं और मुनासिब भी मैं नहीं समझता था, लेकिन इसमें एक बड़ी एक मुझे एक सीख मिली उसमें, इसीलिए मैं इस चीज़ को शेयर कर रहा हूँ। तो क्या हुआ कि एक टोली ऐसे आई, मैं तो खड़ूस आदमी हुआ करता था, मैं सलाम कलाम किया, उसके बाद मैं अपनी किताब को पढ़ने में लगा रहा। हाँ, तो मैंने तवज्जो उन पे नहीं की, तो वो भी 2-4-5 मिनट मुझे देखते रहे इस उम्मीद में कि शायद उठ के हमारे साथ आएगा बैठेगा। मैं अपनी पढ़ाई में मशगूल रहा, तो वो उनके पास चले गए जो हमारे रूममेट थे। अब उन्होंने भी मतलब सलाम कलाम के बाद ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जी। तो ये फिर टोली हमारे रूम से कूच कर गई। मैं देख रहा हूँ कि 30-40 मिनट बाद अचानक से ही आए, थोड़े से घबराए हुए। अरे माफ़ कीजिए साहब, मैंने आपको पहचाना नहीं, आप MP साहब के बेटे हैं। अच्छा ठीक है। वो बड़ा माकूल आदमी था जो मेरा रूममेट था और रिश्तेदार भी थे। तो उसने मोहब्बत से उनसे बात करके 5 मिनट में उनको चलता किया। वाक़या हो गया, लेकिन मैं ये सोचता रहा कि इनकी ख़ुद की क्या आइडेंटिटी है जी। जब तक ये वालिद साहब का टैग
इन पे लगता नहीं है तब तक एक नॉर्मल इंसान है। अगर किसी का टैग मुझे बड़ा कर रहा है तो वो तो आर्टिफिशियल है ना, वो टैग ख़त्म, हम ख़त्म। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही। तो मेरी पहचान तो वो होनी चाहिए कि कोई टैग लगे या ना लगे वो पहचान कायम रहे। बिल्कुल। और फिर मुझे वो वाक़या याद आया कि जब इमाम गज़ाली लौट रहे थे अपनी पढ़ाई पूरी करके, तो जिस काफ़िले के साथ आ रहे थे उसको डाकुओं ने लूट लिया। तो इन्होंने जो नोट्स वगैरह बनाए थे वो भी लूटे चले गए। तो जब ये ख़त्म हो गया लूटपाट का सिलसिला, तो उसने एक डाकू से गुजारिश की कि तुम मुझे अपने सरदार के पास ले चलो। जी। तो देखा एक नौजवान सरदार से मिलना चाह रहा है, सोचा शायद कोई बात होगी, लेके गया। तो उसने कहा कि साहब हमारा जो भी सामान था, असासा था, वो तो आपने ले लिया, लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है। तो उसने पूछा क्या दरख्वास्त है तुम्हारी, क्या रिक्वेस्ट है? तो बोला साहब ये जो नोट्स मैंने पढ़ाई में बनाए थे ना, वो भी आपने लूट लिए हैं, वो तो कागज़ है, वो तो आपके किसी काम का नहीं है, तो आप मुझे वो वापस कर दें, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसने कहा, उसकी तरफ देखा और कहा कि वो इल्म ही क्या जो कोई लुटेरा लूट ले। जी। इल्म तो वो हासिल करो जिसे कोई चोर चोरी ना कर सके, कोई डाकू लूट ना सके। बिल्कुल, बिल्कुल सही। तो वो इल्म वो हो ना जो कि आपके सीने में हो, आपके दिमाग में हो। वो इल्म कोई भी चोरी नहीं कर सकता है, कोई लूट नहीं सकता है। तो वो आइडेंटिटी जो आपकी ऐसी शख्सियत बना दे, कोई इसको निकाल ना सके, कोई इसको जोड़े ना जोड़े, वो आपके साथ रहे। जी। तो आज कैसर खालिद जो भी है, छोटा मोटा शख्स, उसकी एक आइडेंटिटी अपनी बनाई, अपनी खुद की पहचान है। जी बिल्कुल। सर, जैसा कि कई वाक़या आपने हमारे नाज़रीन के साथ बताया कि मतलब किस तरह से आपकी जर्नी रही है, लेकिन एक यूपीएससी की जो तैयारी होती है, एक बड़ी तैयारी होती है, बड़ी मेहनत लगती है। लोग यूपीएससी का नाम सुन के ही थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। वही लोग इसमें आके मतलब कामयाब होते हैं जो मजबूत इरादा रखते हैं। तो यूपीएससी की तैयारी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप वो गांव में थे, उसके बाद आपने कहाँ से तैयारी की और किस तरह की मुश्किलों का सामना किया इस तैयारी के दौरान? देखिए, यूपीएससी जो है, जो लोग यूपीएससी एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं वो किसी दूसरे प्लेनेट से नहीं आते, हमारे जैसे नॉर्मल लोग होते हैं, आपके जैसे लोग होते हैं। तो सबसे पहले जहन से तो ये ख्याल हटा दीजिए कि यूपीएससी क्वालिफाई करने वाले या जो आईएएस, आईबीएस या आईएफएस होते हैं वो कोई एक्सेप्शन लोग होते हैं, वो आपके जैसे ही इंसान होते हैं। अभी मैं एक टी शर्ट बॉटम डाल के निकल जाऊँ रोड पे तो मुझे कोई नहीं पहचानेगा। जी। क्यों? क्योंकि मैं उस भीड़ का एक हिस्सा हूँ। मेरे जैसे हज़ारों लाखों लोग रोज़ यहाँ पे आते हैं, जाते हैं। तो इंसान के एतबार से इंसान और इंसान में कोई फ़र्क नहीं है, सलाहियतों में भी फ़र्क बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो फ़र्क जिस चीज़ का होता है वो ये होता है कि आपके अंदर मेहनत करने की जो सलाहियत है, वो आपके अंदर जो क़ुव्वत इरादी है, आपको जो कन्विक्शन है, विल पावर है, वो और आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये डिसाइड करता है कि कौन क्वालिफाई करेगा, कौन नहीं करेगा। जी। कोई भी आदमी जो सिविल सर्विस क्वालिफाई करता है उसके 4 हाथ और 10 सर नहीं होते, बिल्कुल नॉर्मल हमारे जैसा इंसान होता है। तो इस बात को जहन से निकाल दीजिए। दूसरी बात, ख़ास तौर से चूँकि हमारे मुसलमानों के समाज में एक बड़ी मिसकंसेप्शन ये है कि हमारे साथ इनजस्टिस होता है। मैं 10 लोगों को जानता हूँ कम अज़ कम जिनके इंटरव्यू में नंबर इतने ज़्यादा आए हैं कि उसकी वजह से उनकी रैंकिंग बहुत अच्छी हो गई। अच्छा। और ख़ुद मेरी जानकारी में, मेरे बैच में हिंदुस्तान में मुझसे ज़्यादा नंबर इंटरव्यू में किसी को नहीं है। अच्छा। तो ये तो आप बात कह ही नहीं सकते कि आपके साथ पार्शियलिटी होती है। तीसरी बात ये होती है कि जब तक आप रिटन टेस्ट में अच्छा नहीं करेंगे, आपके क्वालिफाई करने के चांसेस बहुत कम हैं। और रिटन टेस्ट में कोई आपका नाम, अब पता लिखा नहीं होता है कि आपके साथ कोई पार्शियलिटी हो। तो आप उस मुकाम तक पहुंचते ही नहीं हैं और अपने खौफ को कोई नाम देकर मेहनत से कतरा जाते हैं। जी बिल्कुल। तो इसको जहन से निकालिए, इसको जहन से फ़ौरन निकालिए, क्योंकि ये वो चीज़ है, ये जो निगेटिव माइंडसेट है, ये हमें हमारा हक क्लेम करने से रोक देता है और इरादे को भी कमज़ोर करता है कि हम तो सेलेक्ट होंगे नहीं, तो तैयारी करके मतलब क्या है। लोग कहते तुम्हें कौन सेलेक्ट करेगा। हाँ। अरे कैसर खालिद जैसा आदमी, गांव का रहने वाला आदमी, जिसका कोई गॉड फादर नहीं, कोई रास्ता बताने वाला नहीं, वो अगर यहाँ पहुँच सकता है तो आप तो शहर में रह रहे हैं। जी। आप तो मुझसे बहुत आगे जा सकते हैं। बहुत आगे जा सकते हैं, आपके पास फैसिलिटी है, रास्ते हैं,
जी, तो ये एक बहाना है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये एक- कम हिम्मती का, एक मेहनत नहीं गलतफहमी कर। फैलाई गई है। बिल्कुल। जी, मैं और ऐसे लोगों को मैं बेगैरत समझता हूँ जो कि समाज में नौजवानों का मुस्तकबल इस वजह से बर्बाद करते हैं क्योंकि ख़ुद उनके अंदर खौफ इतना है कि वो किसी कंपटीशन में आने के लिए, उसको फेस करने के लिए डरते हैं और वो फिर दूसरों को ट्रांसफ़र करते हैं। हम अपनी फेल्योर्स हम अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करते हैं, हमारी वीकनेसेस, हमारी मिसगिविंग, हमारे मिसकंसेप्शंस वो हम अगली नस्ल को ट्रांसफ़र करते हैं। इसीलिए मैंने पहले एक बात कही थी, हर चीज़ को क्वेश्चन करो। जी, जो आदमी कहता है ना कि आपको कौन लेगा, तो उनको पूछना चाहिए कि आपकी इस ओपिनियन की बुनियाद क्या है। बुनियाद क्या है? क्या आप बैठे हैं या आपको निकाला गया है, सेलेक्ट हुए हैं क्या इस बुनियाद पर? वही, और आपने बहुत अच्छा किया तो और आपको नहीं लिया गया, आप अपने मार्क्स दिखाएं मुझे, परफॉर्मेंस क्या रहा आपका? एग्जैक्टली। और चलिए एक जगह हो गया, प्राइवेट सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, वहाँ कहाँ तक पहुँचे? क्या सर, सही में आपने सोचने पर मजबूर कर दिया हमारे नाजरीन को। जी, आप जी देखिए, चलो अगर वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो तो प्राइवेट सेक्टर में आपने क्या किया है? जो कम हिम्मत शख्स होता है ना, वो ऐसा नहीं होता कि एक जगह कम हिम्मत होता है, वो हर जगह वैसा ही होता है। वो भागता है, जी, वो एराज करता है, वो अपने आप को स्केप रूट देता है, नहीं नहीं ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। देखिए, आपके आंख बंद करने से ऐसा नहीं होता कि सूरज का निकलना बंद हो जाता है वाह, या रात जारी रहती है, दिन तो निकलना ही निकलना है। आप आंख खोलें या ना खोलें, मुर्ग बांग दे या ना दे, आप उठें ना उठें, हाँ होने वाला है, होने वाला है। जी, तो दुनिया जो है जिस मामूल से चल रही है, तारीख़ हमें बताती है कि जिस शख्स ने भी मेहनत की, जिस शख्स ने भी हौसला किया, वो ऐसे मुकाम तक पहुंचा जिसकी उम्मीद ना उसके ख़ानदान वालों ने की थी, ना उसके मुल्क वालों ने की थी। अगर अलेक्जेंडर जी, मैसिडोनिया से हिंदुस्तान तक आ सकता है एक ऐसे दौर में जबकि कोई सवारी की आज की मॉडर्न जो आशाइश थी ही नहीं, घोड़े के पीठ पे आ सकता है, तो हम मैप भी नहीं था, कुछ नहीं था भाई, मैं तो वही बता रहा हूँ ना। या वास्को डी गामा कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? जी, तो कभी भी आप दूसरे को जब हम ट्रांसफ़र करते हैं ना इल्ज़ाम कि ये जिम्मेदार है, तो इसका मतलब है कि हमने अपने अंदर झांका ही नहीं कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यूपीएससी के लिए सबसे पहले ये बात कहूँगा कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा, खुदा भी उसी की मदद करता है जो हिम्मत करते हैं। जी, तो सबसे पहले आप हिम्मत कीजिए, हौसला कीजिए। ओके, और ये एक सफ़र ऐसा है कि जिसमें अगर आप नाकाम भी हुए तो इतना कुछ आप सीख लेंगे कि वो आपको दूसरी जगह पे कामयाब करने के लिए कहीं ना काफ़ी कहीं तो आप पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। जी, यूपीएससी की तैयारी मतलब सारी तैयारियां तकरीबन। भाई हमारे साथ जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया और किसी वजह से नहीं क्वालिफाई कर सके, आज वो प्राइवेट सेक्टर में हमसे 3 गुना 4 गुना ज़्यादा सैलरी कमा रहे हैं। जी, लेकिन उनके अंदर हौसला था, उनके अंदर हिम्मत थी, मेहनत करने की शदीद ख्वाहिश थी, सलाहियत थी, और उन्होंने किया। जी, होना नहीं होना ये बहुत आखिर की बात है, लेकिन आप पहले कोशिश तो करें। उस सफ़र में आप सीख तो लेते हैं ना। बिल्कुल, मैं अगर 6 पैक बनाने के लिए निकलूं तो हो सकता है 6 पैक ना बने, लेकिन वो जो एक्सरसाइज की आदत मुझे पड़ जाएगी ना, वो मुझे फिट ज़रूर रखेगी, हेल्दी रहने के लिए काफ़ी है ना। तो ये फ़ायदा हो जाता है। जब पुराने ज़माने में कहा जाता था ना कि जब सिलबट्टे पर हम मेहंदी पीसते थे तो मेहंदी पीसने वाला कभी अपने हाथ में मेहंदी लगाता नहीं था, लेकिन रंग अपने आप आता था। आ जाता था। वाह, तो बस इस चीज़ को याद रखिए। दूसरी चीज़ की पढ़ाई शुरू कैसे करें। जी, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास तो ना कोई अखबार हुआ करता था, ना कोई जनरल नॉलेज की किताब हुआ करती थी, आज तो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो आपकी जो बेसिक एजुकेशन है 10वीं तक की, उसकी बुनियाद आप मजबूत कीजिए। आपने अगर अच्छी पढ़ाई कर ली है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एनसीईआरटी की किताबें अब पूरी की पूरी सेट मिलती है, अब उसको निकाल के पढ़ लीजिए, मंगवा लीजिए। आपने इसी से भी तैयारी की एनसीईआरटी से? एनसीईआरटी तो जो हमारा ब्रेड एंड बटर था, हाँ ब्रेड एंड बटर था, तो हमने वो किताबें भी पढ़ी हैं और आज भी सब पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की 10वीं तक की आपके 4थी से 10वीं साइंस की किताब पढ़ लीजिए, सोशल साइंस की पढ़ लीजिए, हिस्ट्री पढ़ लीजिए, ये सब वगैरह पढ़ लीजिए। मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 100 सवा 100 80 90 पेजेस की किताबें हैं जी। एक बार आपने वो किताबें पढ़ ली तो आप जिसको आप कहते हैं ना कि बुनियाद आपने खोद दी है मकान की, फाउंडेशन ले रहे हैं जी। तो सबसे पहले जंगल साफ़ कीजिए। जंगल साफ़ करने का मतलब है कि जो मैंने आपको कहा कि जो मिसगिविंग और मिसकंसेप्शंस हैं वो दूर, वो पहले क्लियर कर, वो क्लियर कर लीजिए। आपने प्लॉट साफ़ कर लिया, अब आप उसमें गड्ढा खोदेंगे ना। गड्ढा क्या खोदेंगे कि आप देखिए कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, यूपीएससी मुझसे क्या रिक्वायर्ड
एक्सपेक्टेशन क्या है यूपीएससी की, क्वेश्चन का लेवल क्या है, ये गैप कितना है। तो ये गैप वो गैप है जिसको आपको ख़त्म करना, पाटना है जी। तो आप फाउंडेशन स्टार्ट कीजिए, उसके बाद आप 11-12 की किताबें स्टार्ट कीजिए पढ़ने के लिए। कौन सी? आप उसकी ज्योग्राफी पढ़िए, उसकी हिस्ट्री पढ़िए, उसकी इकोनॉमिक्स की या इकोनॉमी की जो किताब वो पढ़ लीजिए, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जो या सोशल सिस्टम से रिलेटेड जो किताबें हैं वो पढ़ लीजिए। ये कुछ मिला के 5-6 किताबें होंगी, ज़्यादा मोटी किताबें भी नहीं हैं। और ग्रेजुएशन तो इंसान वैसे भी करता ही है। हाँ, ये मैं जीके की बात कर रहा हूँ क्योंकि इसमें शर्त जो है वो ग्रेजुएशन की है और ज़्यादातर लोग जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन किए होते हैं जी। क्वेश्चन का वो जो सिलेबस है क्वेश्चन के लिए वो कहते हैं ग्रेजुएशन का है, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो पोस्ट ग्रेजुएशन का है। क्यों है? इसकी वजह यह है कि जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं ना, या कहीं पर भी कोई नौकरी अपॉर्चुनिटी जहाँ है, उस अपॉर्चुनिटी में जो सिस्टम काम करता है उसको कहते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट। सबसे पहले वहाँ कौन पहुँचा। अच्छा। अब इसकी मिसाल आप यूँ समझ लें कि ओलंपिक में बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, आप 100 मीटर का रेस ले लीजिए, लास्ट में 8 एथलीट दौड़ते हैं जी। ये 8 अपने मुल्क के सबसे अच्छे एथलीट होते हैं जी। मेडल कितने को मिलता है? 3 को। 3 को। तो ऐसा नहीं कि चौथे में कोई ऐब है, लेकिन लिमिटेड पोस्ट है, लिमिटेड वैकेंसी है, तो जो सबसे पहले पहुंचेगा उसको मिल जाएगा। यही सिस्टम हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है, हत्ता कि हमारे इलेक्शन में भी यही सिस्टम है। सेकंड कैंडिडेट को एक भी वोट कम आएगा जी तो नहीं जीतेगा, जी जी। जिसको एक वोट ज़्यादा वही जीत जाएगा। तो सबसे पहले उस लाइन पे कौन पहुंचा। तो इसलिए आप अपने नॉलेज को जितना अच्छा कीजिएगा, आपकी कैपेबिलिटी वहाँ तक पहुँचने की उतनी अच्छी रहेगी जी। तो आपको वहाँ पहुँचना आसान हो जाएगा। इसकी मिसाल ये ले लीजिए कि कार्ल लेविस जो बहुत बड़े रनर हुए, या माइकल फेल्प जो बड़े स्विमर हैं, बहुत सारे मेडल इन दोनों ने जीते। तो अगर आप देखिएगा कि ओलंपिक में जो दौड़ होती है वो ट्रैक पे होती है जी। है ना, बहुत अच्छा स्मूथ सा ट्रैक होता है। लेकिन कार्ल लेविस प्रैक्टिस कहाँ करते थे? रेत पे, सैंड पे, बालू पे। अच्छा। आप बालू पे दौड़ के देख लीजिए, नहीं दौड़ पाएंगे, बैलेंसिंग ही डिफिकल्ट है, पैर धस जाएंगे जी। तो वो उस पे दौड़ते थे। माइकल फेल्प, उनके जो कोच थे, उनके हाथों में वज़न बांध देते थे और कहते थे अब स्विम करो। तो जो शख्स वज़न बांध के स्विमिंग कर रहा है और उसमें टाइमिंग उसका नोट हो रहा है, जब ये वज़न हट जाएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी जी। तो हमेशा अपने ऑब्स्टेकल को ज़रा बड़ा कर दीजिए और उसके हिसाब से तैयारी कीजिए। तो जो चांद की तैयारी करेगा वो स्पेस पे तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो बिल्कुल ऐसे ही है जी कि अगर आपको मुंबई से दिल्ली जाना है तो आपको सूरत क्रॉस करना है, और रास्ते में आएगा तो वो तैयारी शुरू कीजिए। जी सर। जो आपका ऑप्शनल है, आप तो एक ही ऑप्शनल है, तो जो भी ऑप्शनल आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ने में मज़ा आए, पसंदीदा सब्जेक्ट आप ले वो ले लीजिए आप। क्या होता है कि सब्जेक्ट की सिलेक्शन में भी ना एक टेक्निक है, जो कि मैं खुद धक्का खा चुका हूँ, तो इसलिए मैं ही टेक्निक आपको बताता हूँ या शेयर करता हूँ। सब्जेक्ट वो लेना चाहिए एक तो पहले जिसको पढ़ने में आपको मज़ा आए, और चूँकि एक लिमिटेड टाइम है आपके लिए तैयारी के लिए, तो उस लिमिटेड टाइम में कौन सा सब्जेक्ट आपको बेटर मार्क्स देगा जी, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसकी मिसाल आप यूँ समझ लीजिए कि आईआईटी के बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं जो आईआईटी करके सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, वो इंजीनियर होते हैं बाय ट्रेनिंग, और चूँकि उन्होंने आईआईटी में पढ़ा हुआ होता है तो अच्छे स्टूडेंट भी हैं। उसमें से अक्सर आप देखेंगे कि वो कोई सोशियोलॉजी, कोई एंथ्रोपोलॉजी, कोई ज्योग्राफी, इस किस्म का सब्जेक्ट लेते हैं जी। अब ये नहीं कि उनकी इंजीनियरिंग की सब्जेक्ट कमज़ोर है, लेकिन वो उस सब्जेक्ट को लेते हैं कि जितना तैयारी का पीरियड है, जो उसका सिलेबस है, उस पीरियड में कौन सा सब्जेक्ट उनको ज़्यादा बेहतर मार्क्स दे सकता है जी। तो सब्जेक्ट जब भी कभी आप लीजिएगा तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखिए। जैसे मैंने जब फर्स्ट अटैम्प्ट दिया तो मैं ज्योग्राफी, चूँकि मेरा ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट था, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये 2 सब्जेक्ट मेरे थे जी। अच्छा, मैं पढ़ भी चुका था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा खासा मेरी पढ़ाई हो चुकी थी।
मैं दिल्ली में जब हमदर्द स्टडी सर्कल गया और अच्छा, पटना से दिल्ली गए आप मैं तैयारी दिल्ली के लिए? चला गया, हाँ। ओके। उसमें एक ऑल इंडिया टेस्ट होता है, अच्छा। तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैं क्लास की तरफ से सिलेक्शन हुआ था? नहीं, वो इंडिपेंडेंट आप हाँ एग्ज़ाम में आपको अपेयर होना होता है। ओके। तो वहाँ पे मुझे कुछ सीनियर लोग मिले जो पहले से एग्ज़ाम दे रहे थे। मेरे दोस्त भी हैं, कलीग भी हैं। डॉक्टर सुहेल एजाज खान जी। अभी इंडिया के एम्बेसडर हैं, वो लेबनान में। ओके। तो वो मिले, वो मुझसे पहले से एग्ज़ाम दे रहे थे। तो गुफ्तगू के दरमियान एक बार उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी उर्दू बहुत अच्छी है, तुम एक ऑप्शनल उर्दू ले लो। हाँ। अच्छा, मैं ये सोचने लगा कि ये हमको समझाएंगे, ये बताएंगे हमें। ये जो आपकी अना बीच में आती है ना, तो ये आपको एक रैशनल असेसमेंट करने से रोक देती है। जी। अच्छा, पब्लिक एड पढ़ भी चुका था मैं, तो मैंने नहीं लिया। और जब मैंने इम्तिहान दिया तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि इसी पीरियड में अगर मैं उर्दू एज एन ऑप्शनल पढ़ता और मेरी जो पकड़ थी उर्दू पे, तो मैं इससे ज़्यादा नंबर ला सकता था। तो पैशन ऐसा नहीं होना चाहिए जो मुझे ब्लाइंड कर दे। तो इसीलिए हमेशा जो रीज़नेबल बात होती है, जो ऑनेस्ट ओपिनियन होता है, उसको ज़रूर सुनना चाहिए। शायद उन्होंने आपकी सलाहियत को जज किया था, इसलिए उर्दू रिकमेंड उन्होंने किया था, बट आपके अंदर थोड़ा सा ऐसा हुआ कि मैंने उसको रद्द कर दिया उस वक्त। लेकिन जब मैंने इम्तिहान दिया फर्स्ट अटैम्प्ट, तो उसके बाद मुझे एहसास हो गया कि उन्होंने सही कहा था। तो खैर फर्स्ट अटैम्प्ट हो गया मेरा। उसके बाद मुझे जब सेकंड अटैम्प्ट के लिए तो तैयारी शुरू कर देता है आदमी, तो मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को खैर बात कहा और मैंने उर्दू की किताबें निकाली, उसको पढ़ना शुरू किया। और मैं आज ये 24-25 साल बाद इस बात को मैं फिर से कहूँगा कि अगर मैंने उनकी वो बात उस वक्त मान ली होती तो शायद मुझे सेकंड अटैम्प्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती जी। जब दूसरी बार मैंने प्रीलिम्स दिया तो फिर मेरे एक दोस्त थे, मैंने उनको पहले कह रखा था कि अभी एग्ज़ाम ख़त्म होगा, मैं तुम्हारे साथ आके रहूँगा 2 महीना, तो तुम समझ लो इस बात को, तकलीफ़ अगर तुमको होगी तो तुम जानोगे। मेरा बहुत करीबी दोस्त था कॉलेज का वो। तो खैर मैं उसके रूम पे चला गया और 2 महीने फिर मैं अपनी तैयारी करता रहा। तो सेकंड अटैम्प्ट में मेरा मैं क्वालिफाई भी कर गया। तो क्या होता है कि अपनी गलतियों से सीखना बहुत ज़रूरी है। लोग गलतियों को छुपाते हैं, लेकिन मैं अपनी 2 बड़ी गलतियां इसलिए आज सबको बता रहा हूं कि जो गलती मैंने की है वो आप ना करें। जी। और जिन चीज़ों मैंने ध्यान नहीं दिया, आपसे वो फिर चीज़ें ना हो जाएं कि आप मेरी तरह फिर तासुफ़ करें और आपको रिग्रेट हो और आपको अफसोस हो। तो हमेशा अपनी गलतियों से सीखना, जिसको हम कहते हैं ना कि इंट्रोस्पेक्शन करना, एहतसाब जिसको कहते हैं, ख़ुद एहतसाबी, कि आप जब सोने के लिए जाएं तो आंख बंद करें और सोचें कि दिन भर में आपने क्या किया है। जो चीज़ आप दिन भर में कर बैठे हैं, तो क्या ये चीज़ें आपको आपकी मंजिल की तरफ ले जा रही हैं या वहाँ से रोक रही हैं जाने से। जी। तो अगर ये आपको आपकी मंजिल की तरफ ले जा रही हैं, ये उसी रास्ते पे आपको गामजन कर रही हैं जो रास्ता आपने चुना है, जी, तो फिर वो दिन आपका सही गया। और अगर उसके मुखालिफ हो रहा है, वो आपको रोक रही है, आप किसी और तरफ लेके जा रही है, तो फिर आप फ़ौरन ये इरादा कर लें कि अब मुझे ये काम नहीं करना है, क्योंकि गए हुए वक्त को तो आप ला नहीं सकते। तो हमेशा उस चीज़ से सीखिए और आगे वो गलती नहीं कीजिए। तीसरी चीज़ ये समझ लीजिए कि कोई भी शख्स जो है ना, वो मशीन नहीं होता है, इंसान है, उसका एक सिस्टम है, उसको रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, आराम की ज़रूरत पड़ती है, उसके माइंड को भी फ्री होना चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए। तो इसी वजह से मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं अपने पूरी पढ़ाई के दरमियान, सिविल सर्विस की तैयारी के दरमियान, संडे को हमेशा मैं ऑफ रखता था, मैं पढ़ता नहीं था। अच्छा, संडे नहीं पढ़ते थे? 11 बजे मैं सो जाता था। अच्छा, कभी कभी वॉशरूम जाने के लिए आप रात उठ गए, तो हमारे यहाँ हमदर्द में क्या था कि दरवाजे थे और ऊपर जो है ना शीशा लगा हुआ था इतना, तो अगर रूम में लाइट जल रही तो शीशे में नज़र आता था। अब आपने घड़ी देखी, यार रात के 3 बज रहे हैं, सुबह के 3 बज रहे हैं, इस रूम की लाइट जल रही है, इस रूम की जल रही है, तो आप अपने आप को कोसते हुए वापस जाते हैं कि मैं सो रहा हूँ, सब पढ़ रहे हैं। जी। तो कई बार मुझे ना इस किस्म का साबका पड़ा, मेरे साथ ये हादसा हुआ है। तो एक दिन बहुत सीरियस होके कागज़ कलम लेके मैं बैठा कि मैं कितने घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ। सो
जब मैंने देखा मेरे 10-10 घंटे की पढ़ाई हो रही है और अच्छी पढ़ाई हो रही है, तो तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि बायोलॉजिकल क्लॉक लोगों के अलग अलग होते हैं। कोई दिन में पढ़ता है, कोई रात में पढ़ता है। तो आप जैसे कंफर्टेबल हैं आप वैसे पढ़ाई करें। हाँ, अगर आप दिन में पढ़ सकते हैं दिन में पढ़िए, आप रात में पढ़ सकते हैं रात में पढ़िए। टाइम टेबल आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। सर, एक और सवाल यहाँ पे करना चाहूँगा, अगर फैमिली का जिक्र ना हो तो शायद ये प्रोग्राम इनकम्प्लीट होगा, बिकॉज़ फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं चाहता हूँ अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताएँ। चूँकि मैंने बातों बातों में जिक्र किया था कि हम लोगों का ताल्लुक़ एक ज़मींदार घराने से है, और ज़मींदारी ने बिहार में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे। 1954 में जब लैंड सर्वे हुआ बिहार में, तो जितनी ज़मीनों पे दूसरे लोग खेती कर रहे थे, रैयत की ज़मीन कहते हैं उसको, वो सारी उनके नाम हो गई। तो अचानक हज़ारों एकड़ ज़मीन से कुछ एकड़ ज़मीन पे आप आ जाते हैं, आपके ख़र्च वैसे ही रहते हैं। तो एक बड़ा उतार चढ़ाव का दौर हम लोगों ने देखा, उसका असर आते आते 10-20 साल लगते हैं, और मैं इब्तदाई वक्त में मैंने उस चीज़ को देखा। मेरे वालिद साहब टीचर थे जी, अभी भी वो हयात से हैं, और 2010 में वो रिटायर हुए हैं। मेरी माँ हाउसवाइफ हैं, और आप जो मेरे अंदर जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें देखते हैं पॉजिटिव, उसमें मेरी माँ का बहुत कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये जो ज़िद है, ये जो डेडिकेशन है, ये जो कन्विक्शन है, ये जो हार्डवर्क की कैपेबिलिटी है, और सस्टेन हार्डवर्क करना, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए लगे रहना, ये मेरी माँ की खसूसियात हैं। और ये मैंने उनसे सीखा, ये कोई जेनेटिक नहीं होता है। जी। मैंने उनको बचपन में देखा कि वो कैसी मेहनत कर रही हैं, कैसी कोशिश कर रही हैं, कैसे फ्यूचर को बिल्डअप करने के लिए दिन रात अपने एक किए हुए हैं। तो मैं तो मतलब हमेशा मरते दम तक मैं उनका एहसानमंद रहूँगा कि मैं ये चीज़ें उनसे सीख पाया। वाले साहब घर पे रहते नहीं थे, वो 25-40 किलोमीटर दूर एक स्कूल में पोस्टिंग थी, तो वो उधर ही रहते थे जी। और वो हफ्ते के हफ्ते लौटते थे, और मैं भी 5 साल ने बड़ी मेहनत किया। हाँ, और 5 साल के बाद उन्होंने मुझे ही पैक करके अपने माँ के घर भेज दिया, जहाँ एक अच्छा स्कूल था। अच्छा। तो ये, और क्या होता है कि जब आपके सामने रोल मॉडल्स हो जाते हैं ना, और रोल मॉडल का मतलब ये नहीं होता कि बहुत बड़ा अचीवर कोई हो, जो खसूसियात होती हैं इंसान के अंदर ना, अगर आप अच्छी खसूसियात को अपने अंदर लाने की कोशिश करें तो हो सकता है आप उसको बढ़ा के बहुत आगे ले जाएं जी। लेकिन वो चीज़ें जहाँ से स्टार्ट होती हैं, जो आप पहला आदमी देखते हैं जिसके अंदर ये है जी, तो हमने माँ से बहुत असर कर जाता है। हाँ, सीखें, वो चीज़ें देखी। फिर मैं ननिहाल में रहता था, मेरे जो मामू लोग थे वो बड़े मेहनती लोग थे, उन्होंने अच्छा किया। फिर जब मैं 6th में गया तो नेत्रहाट स्कूल तो मैंने कभी सुना ही नहीं था। एक बिहार में बहुत अच्छा स्कूल हुआ करता था, रेजिडेंशियल स्कूल। ये अभी आप देखेंगे बहुत सारे ऑफिसर, बहुत सारे साइंटिस्ट उस स्कूल से निकले। तो उन्होंने उसका फॉर्म मुझे भरवाया। अब हमको कुछ समझ उस वक्त आती नहीं थी कि एग्ज़ाम कैसे दिया जाता है कॉम्पिटिटिव, और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने ये काम किया जी। उसी ढंग से 6th क्लास में एक और स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम होता है। ये 4th क्लास का स्कॉलरशिप है, 4th से 5वीं 6ठी तक मिलता है, और 6ठी के बाद दूसरी स्कॉलरशिप होती है 6th के बाद। तो उसमें एक एग्ज़ाम जो है वो अररिया में होता था सब डिवीज़न में, और फिर फाइनल एग्ज़ाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में था पूर्णिया। तो मुझे वो दोनों एग्ज़ाम दिलाने के लिए ले गए, और मुझे याद है कि जब उसका रिज़ल्ट निकला तो मैं उनके पास गया। वो हमारे एक नाना के एक भाई थे, उन्हीं के घर में रहते थे। देहातों में आपको अगर मालूम हो कि तब ऐसा सिस्टम था कि टीचर किसी गांव के एक आदमी के घर में रहता था, उनके बच्चों को वो पढ़ाते थे फ्री में, और खाना वगैरह और रिहाइश का इंतज़ाम वो आदमी करता था जी। एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इस किस्म का होता था। देहातों में तो कोई हॉस्टल या किराए का मकान होता नहीं है, तो ये बाहर के रूम वगैरह दे दिए जाते थे, कोई बैठक जिसको हम कहते हैं, उसमें वो रहते थे। तो मैं गया उनके पास, शाम का वक्त था, तो वो देखे तो कहने लगे आइए आइए आप सर फहरिस्त आए हैं जी। अब तब उस वक्त तक मुझे सर फहरिस्त का मतलब भी मालूम नहीं था, मफहूम मालूम नहीं था कि सर फहरिस्त का मतलब क्या होता है जी। अच्छा, उर्दू कोई डिक्शनरी भी नहीं थी मेरे पास। फिर मैंने किसी से पूछताछ करके पता लगाया कि सर फहरिस्त का मतलब क्या होता है। उसने बोला कि टॉप करना, अच्छा, एट द टॉप ऑफ द लिस्ट। तब मुझे मालूम हुआ कि अच्छा मैंने टॉप किया। तो ये ऐसा हो गया कि फिर वो स्कॉलरशिप 10th तक मिलती गई। तो
ये टीचर इस किस्म के जो होते हैं जिनका विजन होता बहुत है, मायने रखते हैं हमारी ज़िंदगी में और बहुत सपोर्ट भी रहता है। अच्छा सर, जब यूपीएससी का रिज़ल्ट आया उसके बाद का क्या था कि आप जिस तरह से जो मकसद के तहत आप चले थे अब वो आपको मिल गया, उसका रिएक्शन क्या था? मैं आपको उस वक्त बताऊं कि जिस वक्त ये रिज़ल्ट आया तो चूँकि रिज़ल्ट आने के एक हफ़्ते के बाद तो अगला एग्ज़ाम होता है प्रीलिम्स का, तो मैं पटना गया हुआ था और पटना में हमारा एक क्लासमेट था, वो एक रूम किराए से लेकर के वो रहते थे। अच्छा, उस रूम की पोजीशन भी ऐसी वाकई हुई थी कि इधर एक रोड था, इधर एक रोड था और ये रूम यहाँ पे है। अच्छा, ठीक है, तो मतलब एक खिड़की उधर खुलती थी और एक उनका वारंडा इधर था। वो खिड़की से लग के उनका बेड था, तो उसी बेड पे बैठा मैं जो है पढ़ रहा था। तो एक हमारा जूनियर था, मतलब जूनियर इस हिसाब से कि कॉलेज में जूनियर, मुझे नाम है अर्शी ख़ान। तो वो आया। अच्छा, वसीम का रूम था, वो हमारे जो क्लासमेट उनका नाम था वसीम अहमद। अभी अच्छा, आपको ये बड़ी कमाल की बात है, आपको सारे लोगों के नाम याद है माशाल्लाह, सारे मोहसिन के नाम याद है। तो वसीम अभी सीनियर डिप्टी कलेक्टर हैं बिहार में। वसीम और दूसरा फ़िरोज़ और तीसरा जावेद, ये तीनों डिप्टी कलेक्टर हो गए। अच्छा। तो अब उसी के रूम में मैं टेक लगा कैसे बैठा हुआ था और पढ़ रहा था कुछ। तो अर्शी की आवाज़ जो है वो बड़ी हाई पिच की आवाज़ थी। तो उसने रोड से पुकारा, वसीम भाई रिज़ल्ट निकल गया यूपीएससी का। जी। अच्छा, रिज़ल्ट निकल गया। तो अब ये है कि उसमें ना वसीम ने, ना फ़िरोज़ ने, ना जावेद ने एग्ज़ाम दिया था, तो बिजली तो मुझी पे गिर रही थी। अब होता क्या है कि जब तक रिज़ल्ट नहीं निकलता है तो आप लोगों को थोड़ा सा ना भुलावे में ला सकते हैं, अरे अच्छा गया मेरा एग्ज़ाम, हो जाएगा, उम्मीद तो है। लेकिन रिज़ल्ट आ गया तो फिर वो भुलावा ख़त्म हो जाता है। तो अब जो है कि जिसको आप कहते हैं ना कि तज़ब्ज़ुब, कशमकश की हालत मेरी थी, जाऊं ना जाऊं रिज़ल्ट देखने के लिए, कोई ना कोई तो बता ही देगा। लेकिन ये तीनों मुझे बांध करके पकड़ के लेते गए। अच्छा, मैंने कुछ एक्सक्यूज़ेस भी किए कि यार ऐसा करते हैं ना, हाफ़ रेट हो जाता है, उसके बाद फ़ोन लगाता हूँ दिल्ली में, तब 7:30 के बाद हाफ़ रेट होता था। तो मेरी एक न चली और ये मुझे पकड़ के लेके गए कि चलो तुम अभी चलो अभी चलो। बहरहाल एक पीसीओ में जा कर के मैंने हमदर्द में फ़ोन लगाया, तो कहने लगे कि हाँ रिज़ल्ट निकल गया है और देखने के लिए लोग गए हैं, तो आप 1 घंटे बाद फ़ोन कीजिए। अब जो है कि ये लोग तो वापस चले गए, मेरे मामू भी वहीं रहते थे उसी कॉलोनी में, तो मैं उनके घर पे चला गया। उनके घर पे कोई था नहीं। इज़्ज़त और बेइज्जती में, सक्सेस और फेल्योर में एक टेलीफोन कॉल का फ़र्क था जी। ना आप बैठ सकते हैं, ना उठ सकते हैं, ना टहल सकते हैं, ना टीवी देख सकते हैं, मैं बता नहीं सकता आपको। अच्छा, तब तक क्या होता है कि मेरी शरीक हयात जो थी वो मेरी ज़िंदगी में आ चुकी थी। मतलब अब ये इरादा था मेरा कि ये अगर मैं क्वालिफाई कर गया तो मैं ज़रा रिश्ते विश्ते की भी बात कर लूँगा, और तो वो भी स्टेक पे, इज्जत बेइज्जती भी स्टेक पे, कामयाबी नाकामी, मतलब इतने वो भी एक दबाव था, तलवारें लटकी हुई थी ना कि अब उससे फ़रार मुमकिन नहीं था। बहरहाल नमाज़ें पढ़ता रहा, दुआएं करता रहा वगैरह, लेकिन मुझे मालूम है कि आखिर वक्त में कुछ होता नहीं है। जब आपने किया नहीं है तो फिर अंजाम जब आ जाए सामने तो उसमें कुछ बदल नहीं हो सकता है। बहरहाल ये बिल्कुल 1 घंटे बाद वारिद हो गए। चलो फिर मुझे पकड़ के ले गए। तो फिर जो है मैंने फ़ोन लगाया वहाँ पे। अच्छा, फ़ोन लगाऊँ तो वो इंगेज है कांस्टेंट, हमदर्द में एक ही टेलीफोन लाइन। खैर जब लगा फ़ोन तो सामने से तनवीर करके एक हमारे कलीग थे, साथी में थे, अभी वो रेलवे ट्रैफिक सर्विस में है। तो वो टेलीफोन पे उसकी ड्यूटी डायरेक्टर साहब ने लगा रखी थी। तो बोले भाई मुबारक हो। तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैं कहीं ना कहीं तो आ गया हूँ। तो फिर बोला कि नहीं आपका रैंक इतना है और आपको आईपीएस मिल जाएगा। अच्छा। तो फिर टेलीफोन मेरे हाथ से छूट गया। फिर मैंने एक सजदा किया और मालिक का शुक्र अदा किया। तो जो 3 लोग आपके साथ गए थे वो तो मतलब एक दोस्त हैं, जो खुशी का माहौल फिर शुरू हुआ लगातार।
और इससे मुझे इस बात का एहसास हुआ कि वो खुशी जो हुई, लेकिन क्या होता है कि फिर आपकी हैसियत जो है ना, एक लीडर, एक पायनियर, एक मुजाहिद की हो जाती है। और जब कैसर कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं, ये ख्याल लोगों के जहन में आता है। अब कल तक तो हमारे साथ ही उठता बैठता था यार, और आज आईपीएस। वो तो पर वो जो जश्न का माहौल था वो आज तक आपके जहन में बरकरार है, और वो खुशी का मौका कभी आप भुला नहीं सकते हैं। तो ये मेहनत आपकी थी जो रंग लाई है। अल्लाह का शुक्र है। इंसान तो ज़रिया है, अगर उसको अपने ऊपर यकीन हो और अपने खुदा पे यकीन हो कि वो आपके नेक कामों को कभी ज़ाय नहीं करता है, तो मैं समझता हूँ कि कामयाबी जो है वो आपके कदम चूमेगी और आपको हमेशा हम्बल रखेगी। सर, आपका एक्सपीरियंस इतना बेहतरीन है कि कई घंटे निकल जाए तो शायद कम हो। इंशाल्लाह मौका लगा तो फिर आपकी ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे। और मैं आपसे गुजारिश भी करूँगा कि हमारा एक प्रोग्राम है कामयाबी के रास्ते, चैनल विन का, ख़ुसूसन उसमें बच्चों को गाइड किया जाता है, तो हम उम्मीद करेंगे कि आप उसमें ज़रूर इंशाल्लाह आएंगे। लेकिन अब राउंड है रैपिड फायर, कुछ आपकी इजाज़त है शुरू करें? चलिए करें। तो सबसे पहला सवाल, कामयाबी का सेहरा आप किसके सर पे बांधते हैं? खुदा पे यकीन, अपनी मेहनत, सही रास्ता। ओके, चलिए दूसरा सवाल, अगर आप आईपीएस ना बनते तो फिर आपका बैकअप प्लान क्या था? बाबा बनना था। बाबा मतलब ये वो सारे धर्मगुरु होते ना, अच्छा पैसा उसी में सबसे ज़्यादा है। बाबा बनना था, श्योर? अच्छा, डिसाइड किया या था। तो पढ़ाई करनी थी, प्रोफेसर बनना था या बाबा बनना था। अच्छा, बाबा बनना था। तो बाबा लोग से काफ़ी ज़्यादा मुलाकात हुई थी आपकी, इसलिए आपको ऐसा लगा कि ये ज़्यादा फ़ायदा है, इसमें पैसे ज़्यादा हैं। बदकिस्मती हिंदुस्तान की ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखों की इज्जत नहीं है, लेकिन जो आपको धर्म की 4 बातें बताते, थोड़ा सा साइकोलॉजी जाने, पामिस्ट्री आए, न्यूमरोलॉजी आए, जो आपके जहन को कैद कर लें अपनी बात। वो बहुत कामयाब होता है। ये चीज़ें मैंने पढ़ रखी थी। चलिए, अच्छा हुआ आप नहीं बने सर वो। वरना जो आज हम इंटरव्यू ले रहे हैं और बातें सुन रहे हैं वो शायद दूसरे लेवल की होती। चलिए, और अब क्या सपना बाकी है जिसे आप पूरा करना चाहेंगे? सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इसके इम्तिहान और भी हैं, अपने जैसे 100,000 10,000 लोगों को पैदा करना। जी, चलिए, बहुत खूब। और कोई ऐसी 2 अहम बातें जो यूपीएससी के बच्चों को कहना चाहेंगे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो आपकी नज़र में बहुत इम्पॉर्टेंट है? यूपीएससी या तो आपको कामयाब करेगा, और अगर आप कामयाब हो गए तो आप मेरे जैसे होंगे, और नहीं कर हो सके तब भी इतना कुछ आपको सिखा के जाएगा कि ज़िंदगी के किसी न किसी मामले में वो कामयाबी आपको दिला के जाएगा। और नॉलेज कभी बेकार नहीं जाता है। नॉलेज कभी बेकार नहीं जाता है। कि पढ़ाई ना करने वालों के लिए जो है बहाने एक नहीं 1000 हैं। आपकी नज़र में ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि आपकी जो सलाहियत है उसको आप पहचानें, उसको फ़रोग़ दें। वो सलाहियत जिस भी फील्ड की हो, आपको गाने का शौक़ है, गाने की सलाहियत, गाना गाइए। पेंटिंग है, पेंटिंग कीजिए। जो सलाहियत अल्लाह ने आपको दी है, हर शख्स यूपीएससी क्वालिफाई नहीं करता, ना करना चाहिए। समाज में हर किस्म के अच्छे लोगों की ज़रूरत है, सलाहियत को फ़रोग़ दीजिए। ओके। मोटिवेटर्स और डीमोटिवेटर्स को आपको रेट देना है आउट ऑफ 10, क्या देंगे आप? मोटिवेटर ने मुझे बताया कि किस रास्ते पे चलना है, और डीमोटिवेटर ने बताया कि क्या नहीं करना है। डीमोटिवेटर ने, इससे सीखने को आपको ये मिला? मैं अपने गांव के लोगों से अलग हूं, इसलिए मैं यहाँ हूँ। जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। अच्छा, 3 ऐसे काम जो पेरेंट्स को करना चाहिए बच्चों के लिए, ख़ासकर एजुकेशन फील्ड में, क्या इंपॉर्टेंट है? बिकॉज आजकल का जो माहौल है वो माहौल को देखते हुए आप बताएं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पेरेंट को खुद स्टूडेंट बनना चाहिए। जब वो सीखने की कोशिश करेंगे तो बच्चा भी सीखेगा। दूसरा कि कथनी और करनी में फ़र्क नहीं होनी चाहिए। जो आप करेंगे वही बच्चा करेगा, आपके कहे से बच्चा नहीं करेगा। और बच्चे के साथ कम्युनिकेशन ओपन रखिए, और बच्चे की सलाहियत को पहचान के उसको जो बनना है ज़िंदगी में वो आप बनने दीजिए। उसको पेंटर बनना है, पेंटर बनने दीजिए। उसको म्यूजिशियन बनना है, म्यूजिशियन बनने दीजिए। उसको जो सलाहियत, बिल्कुल अपने ख्वाब आप बच्चे पर ट्रांसफ़र मत कीजिए। आप जो नहीं कर सके वो बच्चे से मत कराइए। बच्चे को बच्चे जैसा बनने दीजिए। अल्लाह ने उसको अलग पैदा किया है। वो कैसर खालिद का बच्चा कैसर खालिद नहीं है। जी। मेरी बेटी, अभी एक दिन हमारे एक अजीज़ आए हुए थे एक शादी की दावत देने के लिए, तो बातों बातों में उन्होंने बताया कि वो फॉरेन यूनिवर्सिटी के लिए काउंसलिंग करते हैं। मेरी छोटी बेटी 11th में है, इकोनॉमिक्स पढ़ रही है, 97.2% मार्क्स उसने लिया 10th में, माशाल्लाह अच्छा है। तो मैंने उसको बोला कि बेटा इनसे ज़रा बात कर लो ना। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो इकोनॉमिक्स पढ़ेगी। मेरा छोटा भाई जो है
वो पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में फुल स्कॉलरशिप पे डॉक्टरेट कर रहा है। अच्छा, वाह। ये बच्चा उससे फाइन आर्ट के अच्छे इंस्टीट्यूशन दुनिया में कहाँ, इस पे गुफ्तगू कर रहा है, क्योंकि उसकी आर्ट बहुत अच्छी है। जो आप ये सब देख रहे हैं उन्हीं का बनाया हुआ है। अच्छा। अब एक लम्हे के लिए मैंने उसको पूछा कि आर्ट अगर सीखोगे तो खाओगे कहाँ से, कहाँ से कमाओगे कहाँ? बोले नहीं, इसमें भी बहुत स्कोप है। मैंने फ़ौरन तौबा की, क्योंकि बच्चे के अंदर सलाहियत आर्ट की अगर ज़्यादा है, जाने दो उसको। चलिए, वन सेंटेंस में जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और नाकाम हो गए फर्स्ट अटैम्प्ट और सेकंड अटैम्प्ट में, तो आपको कन्विंस करना है कि हिम्मत ना हारो। मेरे बैचमेट है सेल्वा कुमार, 6th या 7th अटैम्प्ट में क्वालिफाई किए। राघवेंद्र कुमार सिंह हैं, आर.के. सिंह मेरे बैचमेट है मध्य प्रदेश काडर में, 3 अटैम्प्ट तक फेल होता रहा, चौथे अटैम्प्ट में IAS है। तो कोई नहीं कह सकता है कि कौन सा अटैम्प्ट आपका कामयाब होगा, आप लगे रहिए, लगे रहो। हाँ। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसे कि एक बेहतरीन शायर हैं, अपनी शायरी के ज़रिए लाखों लोगों का दिल जीत लेते हैं। अखलाकी पहलू और समाजी पहलू के एतबार से अगर आपके जहन में इस वक्त कोई शेर आ रहा है तो हमारे नाजरीन को ज़रूर सुनाएं। एक तो मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया था कि ये है दौरे हवस लेकिन ऐसा भी क्या, आदमी कम से कम आदमी तो रहे। या आपने जो शेर पढ़ा कि मायूस हो के जहदे मुसलसल न छोड़ना, ज़ख्मों के बाद हाथों में गौहर भी आएंगे। तो इंसान की ज़िंदगी में जद्दोजहद, कशमकश ये बनी रहेगी, ये कभी ख़त्म नहीं होगी। आप अपने ऊपर भरोसा कीजिए, अपने खुदा पे भरोसा कीजिए, आप जिसको भी मानते हैं उस पर भरोसा कीजिए, अपना बेस्ट दीजिए, उसके बाद बाकी चीज़ छोड़ दीजिए। अगर आपका वो बेस्ट दूसरों से बेटर है तो आपको कामयाबी मिलेगी, और अगर नहीं है तो फिर आपका वो फील्ड नहीं है। लेकिन मायूस होकर जहते मुसलसल छोड़ना नहीं है। आखिरी दम तक आपको कोशिश कर लेना है। एक रियलिस्टिक असेसमेंट रखिए कि मैं कितना जानता हूँ, क्या मैं जो चैलेंज है उसके कैपेबल हूँ, नहीं है तो अपने कैपेबिलिटी को बढ़ाइए, और आपको लगता नहीं कर सकते हैं तो फिर कोई ऐसा मैदान तलाश कीजिए जहाँ चैलेंज का लेवल कम है। याद रखिए, बिल्कुल याद रखिए, इज़्ज़त मेहनत के प्रोपोर्शनल है। बिल्कुल। तो आप जिस कदर शदीद मेहनत कीजिएगा, जितना आला नस्बुल ऐन आपका होगा, आपको इज़्ज़त उतनी ज़्यादा मिलेगी, लेकिन वहाँ पे पहुँचना उतना ही मुश्किल है। आपको मालूम है ना, एवरेस्ट की चोटी पे बहुत कम जगह है, ऐसी है वो जी, तो बहुत स्लिपरी है। 2 आदमी, 1 आदमी पहुँचता है, 1000 शुरू करते हैं, लेकिन वो 1 आदमी मैं भी हो सकता हूँ। जिस दिन आपने ये सोच लिया, मायूस होकर जहते मुसलसल ना छोड़ना। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताई है, और मंजिल अगर बड़ी है और एम आपका बहुत बड़ा है तो आपको कीमत भी उतनी ही चुकानी पड़ती है। कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती। सर, आपके जज्बों को हम सलाम करते हैं। चैनल विन की पूरी टीम आपका शुक्रिया अदा करती है, और हमारे व्यूवर्स खासकर आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी के वाक़यात को हमारे नाज़रीन के साथ शेयर किया और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताईं। उम्मीद करता हूँ कि शायद किसी एक के दिल में जो है आपकी जो ज़िंदगी है वो उतर जाए और वो भी कामयाबी की मंजिल तक पहुंच जाए। सर, आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत शुक्रिया। तो जी हाँ नाज़रीन, IPS ऑफिसर जनाब कैसर खालिद साहब को चैनल विन की पूरी टीम सलाम करती है, और वो लोग भी सलाम करते हैं जो इनके पैगाम को, इनके शेर को और इनके ज़रिए जो सोशल रिलेशनशिप डेवलप किया जाता है उसे बहुत सराहते हैं। हम लोग भी इन्हें बहुत सराहते हैं, और ऐसी कई और स्टोरी इन्होंने हमारे साथ शेयर की है। आप इस प्रोग्राम को फिर से देखिए और सोचिए कि क्या इंसान अपनी ज़िंदगी में कर सकता है। अगर मकसद उसने ठान लिया है कि उसे करना है तो वो कर कर दिखाता है। जनाब कैसर खालिद साहब आपके लिए एक बेहतरीन मिसाल हैं। इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में आप तमाम नाज़रीन से मुलाकात होगी। देखते रहिए चैनल